इतिहास के पन्नों में दर्ज है एक ऐसा साम्राज्य है जो अपने सोने चांदी हीरे जवाहरात के व्यापार के लिए जाना जाता था, जिसको देखकर विदेशी भी हैरान रह गए। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं विजयनगर साम्राज्य की। तो वेलकम टू माय चैनल, मैं हूं आपकी स्वीटी वाली मैम रेनू नागर और आज हम करने वाले हैं क्लास 12 चैप्टर 7 की रैपिड रिवीजन। आइए बच्चे शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है विजयनगर की राजधानी या एक साम्राज्य है जिसका नाम था विजयनगर। उसको आज हम कवर करेंगे, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे आपका विजयनगर के बारे में। अब विजयनगर का मतलब क्या होता है बच्चे? विजय का नगर। विजय का नगर यानी कि एक ऐसा नगर जो जाना जाता है अपनी विक्ट्री के लिए, जो हमेशा जीता जाता है। अब विजयनगर कहाँ लोकेटेड था? तो बच्चे विजयनगर लोकेटेड था आपका कृष्णा और गोदावरी नदी के बीच के संगम पर। अब जो शहर आपका किसी नदी के संगम के बीच में लोकेटेड है, उसका मतलब क्या है कि वो बहुत ज्यादा उपजाऊ है। अब जो चीज बहुत ज्यादा उपजाऊ है, इसका मतलब क्या है कि वहां पर होंगे अब युद्ध। अब इसी युद्ध से पूरा साम्राज्य नष्ट हो गया। तो हमें इस पूरे चैप्टर में क्या करना है कि उत्पत्ति कैसे हुई, चरम क्या था और नष्ट कैसे हो गया, इन तीनों चीजों को हम देखेंगे। सबसे पहले शुरू करते हैं कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना होती है 1336 में। कौन करते हैं? दो भाई जिनका नाम होता है हरिहर और बुक्कर। क्या नाम होता है बच्चे? हरिहर और बुक्का। देखो, इन दो भाइयों ने, जिसका नाम था हरिहर और बुक्का, इन्होंने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना करी। कहां पे करी स्थापना? तो भारत के दक्षिण में कृष्णा नदी और गोदावरी नदी के संगम पर, या आप बोलो कृष्ण नदी और तुंगभद्रा नदी के संगम पर आपकी विजयनगर साम्राज्य की स्थापना होती है, जिसकी राजधानी है हम्पी। जिसकी राजधानी क्या है? हम्पी। और हम्पी शब्द कहां से आया है? तो हम्पी शब्द आया है इनकी मातृ देवी पंपा से। मातृ देवी पंपा के नाम पर इन्होंने अपने साम्राज्य की राजधानी रखी हम्पी। ठीक है बच्चे, शुरू से देखते हैं। विजयनगर साम्राज्य यानी कि विजय का नगर कहाँ लोकेटेड था आपका? दक्षिण भारत में। कहां पे? कृष्ण और तुंग नदी बीच के संगम पर। विजयनगर की राजधानी क्या थी आपकी? हम्पी। किसके नाम पे रखी थी? पंपा देवी, जो वहां की मातृ देवी थी। यहां तक क्लियर? अब विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कैसे होती है? तो दो भाई होते हैं हरिहर और बुक्का, वो दोनों मिलकर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना करते हैं। उनको प्रेरणा कहां से मिलती है? उन्हें कौन बोलता है कि भाई तू कर लेगा, भाई तू कर लेगा, तो साम्राज्य खड़ा कर दे? उन्हें कौन बोलता है? तो उनको उनके गुरु संत विद्यारण्य बोलते हैं। संत विद्यारण्य उनके पास आते हैं, उनको बोलते हैं कि तुम दोनों बहुत कैपेबल हो, तुम में बहुत ताकत है, तुम चाहो तो पूरा एक साम्राज्य खड़ा कर सकते हो। तो इस बात को सीरियस लेते हुए वो एक जगह जहां पे वो काम कर रहे थे एज अ मंत्री, उसको छोड़ते हैं और अपना खुद का साम्राज्य खड़ा कर देते हैं, जो कि भारत का वन ऑफ द बेस्ट साम्राज्य था। जब दिल्ली सल्तनत अपना राज चला रही थी उत्तर में, तो वहीं दक्षिण में विजयनगर साम्राज्य अपनी नींव फैला रहा था। तो यही है हमारा विजयनगर साम्राज्य। पर विजयनगर साम्राज्य खड़ा तो हो गया, पर इसके आगे बहुत सारी चुनौती थी जो इसके पतन का कहीं नहीं कारण थी। तो बच्चे, पहली चुनौती थी उत्तर में सुल्तान। यहां पर ध्यान रखें, हम दिल्ली सल्तनत की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं उत्तर के सुल्तान यानी कि आपके बहमनी साम्राज्य की। किसकी बात कर रहे हैं बच्चे? बहमनी साम्राज्य। ये वही साम्राज्य था जो हमेशा हर वक्त किससे? आपकी लड़ाई करता रहता था विजयनगर साम्राज्य से। वहीं पर अगर हम पूर्व में बात करें तो पूर्व के गजपति शासक, जो कि विजयनगर पे नजर गड़ाए बैठे हुए थे। एक बार मैप में देखते हैं हम किसकी बात करें। तो बच्चे, अगर आप मैप देखेंगे तो आपको क्या दिखेगा कि यहाँ विजयनगर साम्राज्य है। विजयनगर साम्राज्य के ठीक ऊपर यहाँ पर आपका बहमनी साम्राज्य आ जाता है। वहीं पूर्व में आपका गजपति साम्राज्य आ जाता है, जो कि आपका क्या था? इनके शत्रु थे, जो कि नजर गड़ाए बैठे थे। जैसे ही विजयनगर साम्राज्य के राजा थोड़ा ढीला हुआ, विजयनगर साम्राज्य हमारा। ठीक है बच्चे, तो हमने क्या देखा कि बहमनी और गजपति दोनों ही विजयनगर साम्राज्य के शत्रु थे और विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर बुक्का ने की थी। बिल्कुल यही। अगर आप ढंग से देखें तो विजयनगर साम्राज्य के चारों ओर आपको क्या दिखेगा कि ये तीन ओर से तो भैया पानी से ही घिरा है। तीन ओर से ये पानी से घिरा है और ऊपर भी इसकी उपजाऊ भूमि है। तीन ओर से जो साम्राज्य पानी से घिरा हो और ऊपर उपजाऊ भूमि हो, वो तो समृद्ध होगा ही होगा, क्योंकि तीन ओर से तो व्यापार होगा, चौथी ओर से उसकी कृषि होगी।
बिल्कुल। फिर हम आगे क्या देखते हैं कि विजयनगर साम्राज्य आपका हरिहर और बुक्का नाम के दो भाई करते हैं। चुनौतियां होती है, बहमनी सुल्तान और गजपति। इन चुनौतियों को पार करते हुए विजयनगर साम्राज्य बहुत ऊंची ऊंचाइयों पे चला जाता है। अब हम क्या देखेंगे कि ऊंचाइयों पे जाने का कारण क्या था। इससे पहले हम बैकग्राउंड देखेंगे। विजयनगर साम्राज्य के अंदर टोटल 4 वंश होते हैं। कितने वंश होते हैं बच्चे? 4 वंश। 4 वंश में पहले वंश का नाम था संगम, जो कि हरिहर और बुक्का ने रखा था अपने पिता के नाम पे। उनका पिता का नाम था संगम और इसी नाम पर वो अपना खुद का साम्राज्य खड़ा कर देते हैं और उसका नाम रखते हैं संगम वंश। उसके बाद आ जाता है आपके सुलभ, उसके बाद आता है सबसे इंपॉर्टेंट तुलुभ और लास्ट में आर्यवीडु। संगम, सुलभ, तुलुभ, आर्यवीडु। संगम, सुलभ, तुलुभ, आर्यवीडु, ये आपके 4 वंश होते हैं जो विजयनगर साम्राज्य के अंदर स्थापित होते हैं। पर इसके अंदर हम 2 वंशों को याद रखेंगे, क्योंकि पहला वंश जो कि स्थापना करी थी, ठीक है बच्चे, किसने? हरिहर और बुक्का ने। तो ये हो जाता है हमारा यहाँ पर इंपॉर्टेंट। और दूसरा इंपॉर्टेंट वंश हो जाता है हमारा तुलुभ वंश, क्योंकि इसके अंदर ही आपके आए थे कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय इतने महान सम्राट थे कि उन्होंने विजयनगर की काया ही पलट दी और उसको बना दिया भारत का विजय का नगर, यानी कि भारत को जाना जाए ऐसे नगर विजयनगर साम्राज्य में कन्वर्ट कर दिया आपके कृष्णदेव राय ने। अब कृष्णदेव राय कौन थे? तो कृष्णदेव राय एक राजा बनते हैं जो कि बिलोंग करते हैं तुलुभ डायनेस्टी से। उन्होंने क्या किया? सबसे पहले साम्राज्य का भौगोलिक विस्तार किया। जो साम्राज्य छोटा सा था ना, कृष्ण और तुंगभद्रा के बीच में छोटा सा था ना, उसको फैला दिया पूरे दक्षिण भारत में। किसने? कृष्णदेव राय ने। उसके बाद वो क्या करते हैं कि स्थापत्य कला, महानवी डिब्बा ले लो आप, कमलापुरम ले लो आप, विरूपाक्ष टेम्पल ले लो आप, या हाथी का अस्तबल ले लो आप, इतने बड़े बड़े साम्राज्य, इतने बड़े बड़े आपके स्थापत्य मूर्तियां, मंदिर ये लोग बनवा देते हैं आपके कृष्णदेव राय। समझ आया बच्चे? क्लियर? हमने क्या देखा कि राजवंश की क्रोनोलॉजी देखी हमने देखा विजयनगर साम्राज्य में 4 राज्य थे। कौन से? संगम, सुलभ, तुलुभ, आर्यवीडु, जिसमें 2 इंपॉर्टेंट है। पहला संगम, क्योंकि ये स्थापना हुई थी। दूसरा कौन सा इंपॉर्टेंट है? तुलुभ, क्योंकि इसमें कृष्णदेव राय का शासन था, जो कि विजयनगर साम्राज्य के सबसे शक्तिशाली राजा थे। यहां तक क्लियर? अब हमें क्या देखना है कि हमने तो बात कर ली बहुत शक्तिशाली था, बहुत शक्तिशाली था, पर शक्तिशाली क्यों था? ऐसा क्या था विजयनगर साम्राज्य में जो और साम्राज्यों में नहीं था, जो इसको स्पेशल बनाता है और साम्राज्यों को पीछे छोड़ देता है? वो थी इसकी अमरनयन प्रणाली, या हम बोले अमरनायक प्रणाली। अमर नायक, अमर का मतलब स्ट्रॉन्ग है भाई, जी रहा है, नायक मतलब लीडर है। क्या समझे? कि जो राजा था वो क्या करता था कि ना, स्टोरी देखते हैं पहले। जो राजा था वो क्या करता था कि अपने किसी सैन्य कमांडर को भूमि का एक टुकड़ा देता था और कहता था कि अब ये भूमि का टुकड़ा तेरा है और तुझको क्या करना है वो तू देख, पर तुझको मुझे साल में 1 बार उपहार देने हैं। उसके साथ साथ जब भी मुझे जरूरत हो, जब भी मैं युद्ध पर जाऊं, तो तू मुझे अपनी सेना देगा। सेम एज सामंतवाद जो आप क्लास 11 में पढ़कर आए हैं, वही यहाँ पर आपका अमरनायक प्रणाली है। स्टेप 1 क्या किया राजा ने? भूमि दी। क्या दी बच्चे? भूमि। किसको दी? आपके सेना कमांडर को। अब जो भूमि उसने सेना कमांडर को दी थी, उसको वो क्या करेगा? उस पर वो लेगा टैक्स और अपने अकॉर्डिंग उसको वो यूज करेगा। अपने अकॉर्डिंग उसको वो यूज करेगा। ठीक है बच्चे? कौन यूज करेगा? अमरनायक यूज करेगा। भूमि किसने दी? राजा ने। राजा ने अपने सैनिक कमांडर को भूमि दी। उस भूमि पर वो सैनिक कमांडर या तो वो कृषि करे, या कोई व्यापार खोल दे, या कोई अस्तबल बना दे, या जो उसका मन, और जो वो भी कर रहा है अपने पर्सनल जो भी यूज कर रहा है उस पर वो टैक्स लेगा। यहाँ पे राजा टैक्स नहीं लेगा, यहाँ पे वो नायक टैक्स लेगा, क्योंकि राजा ने तो भूमि दे दी, अब उसकी मर्जी। अब राजा भी भाई इतना पागल तो है नहीं ना कि भूमि भी दे दे और टैक्स भी ना ले और फिर भी चिल होके बैठा है। तो राजा ने दिमाग लगाया और उसने क्या बोला कि भैया तुम्हारी सिर्फ एक ही ड्यूटी है कि तुम क्या दोगे? साल में 1 बार मुझको उपहार दोगे। क्या दोगे? उपहार। और सैन्य सहायता दोगे। क्या दोगे? सैन्य सहायता।
उसके बाद क्या दोगे बच्चे, आप मुझको सैन्य सहायता दोगे कि भैया मैं तुम्हें जमीन दे रहा हूँ, पूरा टुकड़ा दे रहा हूँ जमीन का, तुम उस पर कृषि कराओ या तुम उस पर व्यापार कराओ, तुम उस पर टैक्स लो, तुम कुछ भी करो, पर तुम मुझको साल में एक बार उपहार दोगे, उसके साथ साथ जब भी मुझे जरूरत होगी तुम मुझको सैन्य सहायता दोगे। कौन कहता है, राजा। और यही प्रणाली को हम कौन सी प्रणाली कहते हैं, अमर नायक प्रणाली, जो कि नायकों को दी जाती थी। और यही साम्राज्य की रीढ़ की हड्डी बनता है, साम्राज्य की रीढ़ की हड्डी बनता है और साम्राज्य को इतना स्ट्रांग बना देता है कि विजयनगर में वो कन्वर्ट हो जाता है। यहां तक क्लियर। अब क्या था कि मैम आप शुरू से कह रहे हो कि बहुत बड़ा साम्राज्य था, बहुत पैसा था, बहुत पैसा था, पैसा आ कहां से रहा था, तो पैसा आ रहा था बच्चे देश के अंदर और देश के बाहर दोनों से। अब पैसा अंदर और बाहर दोनों से आएगा तो मालदार तो होंगे ही ना। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले अपार संपदा, पैसा बहुत है तेरे भाई के पास, पैसे की कमी नहीं है। अपार संपदा, दो कारण, पहला कृषि, दूसरा व्यापार। और छोटा मोटा व्यापार नहीं करते भाई, हम अंतरराष्ट्रीय व्यापार करते हैं, घर के अंदर से नहीं, घर के बाहर से व्यापार करेंगे, ठीक है। तो कृषि पहला कारण, दूसरा कारण अंतरराष्ट्रीय व्यापार। अब कृषि क्या था कि भारत में ना आप शुरू से देखोगे, चाहे हम नोमैडिक एम्पायर की बात करें या हड़प्पन एम्पायर की बात करें या फिर आपकी वैदिक सभ्यता की बात करें, हर जगह पे आपको कृषि देखने को जरूर मिलेगी। तो भारत तो कृषि प्रधान देश था ही, भारत तो कृषि प्रधान देश था ही, पर फिर भी विजयनगर साम्राज्य की जो कृषि थी वो सबसे हटके थी, क्योंकि जो वहां पे नदियां थी, कृष्ण और तुंगभद्रा नदी, ऐसी नदियां ना आपकी सीजनल रिवर होती है जो कि केवल बारिश आने पर ही भरती है। तो इस बीच जब बारिश नहीं आ रही तब कृषि कैसे की जाए, तो राजाओं ने लगाया दिमाग और किलेबंदी खेती शुरू कर दी। इसके अंदर वो क्या करते थे कि पानी को स्टोर करते थे, कमलमपुरम नाम का एक मंडपम बनाते थे, उसके अंदर पानी को स्टोर करते थे और उसको बचा के रखते थे, बहुत बड़े बड़े कुएं बनाते थे और ऐसी चीजें करते थे जिससे पानी बचा रहे। अब अगर पानी बचा रहेगा तो कृषि बहुत अच्छी होगी। तो वही युद्ध के समय पर भी इन्हीं मंडपों ने, इन्हीं कृषि के स्थानों ने बचाते हैं, ठीक है बच्चे। तो पहले तो कृषि हो गया। अब देखो यहाँ पे लिखा है कमलापुरम जलाशय, क्या लिखा है, कमलापुरम जलाशय, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये जलाशय क्या है, नॉर्मल पानी का जलाशय, जो कि आपका चारों ओर से किले बंद है, चारों ओर से किले बंद है कि हाँ भाई इस पानी का इस्तेमाल सिर्फ विजयनगर ही कर सकता है। तो ये हो गया कमलापुरम जलाशय, जो कि कृषि को उन्नत बनाता है। वहीं बात यहां नहीं रुकती, विजयनगर पहुंच जाता है अंतरराष्ट्रीय भैया, इंटरनेशनल व्यापार करने। अब विजयनगर में कौन आता है, आपके अरब के यात्री, मध्य एशिया के यात्री, और वो करते हैं घोड़ों का व्यापार। यानी कि विजयनगर साम्राज्य में घोड़े भी भाई विदेशी थे, ठीक है, आपके विदेशी घोड़े आते थे। पर जाता क्या था भारत से, ज्यादा कुछ नहीं देते थे हम इतनी बड़ी बड़ी खेल नहीं खेलते। हम क्या करते हैं कि हमारे पास ज्यादा आए और कम जाए। तो यहाँ पे क्या था आपका कि हम लोग सूती वस्त्र दिया करते थे, थोड़े थोड़े रत्न भी दे दिए, और ऐसी चीजें जो मनमोहक होती थी उनके लिए, तो वो आप हैरान रह जाओगे। वो लोग काली मिर्च के शौकीन थे, जिसको गोल मिर्च भी कहा जाता है। सोचो, अरब के यात्री घोड़े दे रहे हैं और उसके बदले में हमसे काली मिर्च ले रहे हैं, तभी तो अमीर थे हम। तो आपने क्या देखा कि भारत में विजयनगर साम्राज्य बहुत ज्यादा आपका फला फूला अपार संपदा थी, जिसके दो कारण थे। पहला कारण आपका कृषि हो जाता है, वो भी इसलिए क्योंकि किलेबंदी खेती होती थी, और दूसरा कारण आपका क्या हो जाता है, अंतरराष्ट्रीय व्यापार, वो भी इसलिए क्योंकि अरब से घोड़े आते थे और भारत से सूती कपड़ा या काली मिर्च जैसी चीजें जाया करती थी। क्लियर। अब क्या देखना है आपको बच्चे कि बात अभी भी यहां नहीं रुकती, बात आगे जाती है और पहुंच जाती है धर्म स्थापत्य पे। अब धर्म और स्थापत्य विजयनगर साम्राज्य की दूसरी रीढ़ की हड्डी थी, क्योंकि पहली रीढ़ की हड्डी आपकी अवरनायक प्रणाली थी। अब क्या है बच्चे कि विजयनगर साम्राज्य आज भी खड़ा है, हम्पी आज भी खड़ी है, वो मंदिर आज भी खड़े हैं, वो हाथी का स्तंभ आज भी खड़ा है, और आज भी खड़ा है महानवी डब्बा, जो कि विजयनगर साम्राज्य के लिए जाना जाता है। देखिए, सबसे पहले धार्मिक आस्था, भैया धार्मिक आस्था तो बहुत थी।
इतनी थी कि वो अपने आप को क्या बोलते थे, वो दावा करते थे कि जो भगवान शिव है ना, हम उनके ही वंशज है। श्री विरूपाक्ष मंदिर हमने बनवाया क्योंकि विरूपाक्ष के वंशज हम हैं, हम ही भगवान के प्रतिनिधि हैं, हम तुम्हारे राजा नहीं है, बस हम तुम्हारे भगवान हैं। तो उन्होंने धार्मिक आस्था को जोड़ दिया अपने प्रशासन से। वहीं दूसरा हम बात करें तो कुछ उत्सव ऐसे होते थे जो कि राजकीय उत्सव थे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अब्दुल रज्जाक भारत आता है और इस उत्सव के बारे में बताता है। कौन आता है भारत? अब्दुल रज्जाक। कब आता है भारत? 14 सेंचुरी में। और किसके बारे में बताता है आपको? महानवी उत्सव के बारे में। महानवी उत्सव क्या है? बेसिकली हमारे नवरात्रि, कि हम 9 रात और 9 दिन माँ दुर्गा की आस्था में बिता देंगे। यही महानवी डब्बा आपका बताता है अब्दुल रज्जाक अपनी किताब में, और बोलता है कि विजयनगर साम्राज्य इतना समृद्ध था कि वहां पे 9 दिन एक प्रोग्राम चलता था जिसका नाम था महानवमी। उसमें क्या होता था, राजा इतने बड़े, एक बड़ा सा स्टेज होता था, बहुत बड़ा स्टेज, उसके ऊपर बैठा करता था और नीचे उसकी सारी जनता होती थी और राजा को वो सब देखा करते थे। और राजा का सिंहासन, भाई साहब, राजा का सिंहासन पूरा का पूरा सोने चांदी से जड़ा होता था। राजा का पूरा शरीर सोने चांदी के, उसने आभूषण पहने होते थे, वो इतना अच्छा दिख रहा होता था कि और वो छनक भी जाए ना तब भी 2-4 किलो सोना तो गिर ही जाएगा। तो मतलब इतना ज्यादा अट्रैक्टिव कि मतलब जब हम लिख रहे हैं तो हमारे गूज़बम्स आने की भैया रियलिटी में जब अब्दुल रज्जाक ने उसको देखा होगा तो उसको कैसा लगा होगा। तो यानी कि धार्मिक आस्था तो थी भाई, महानवमी का त्योहार तो थी भाई, उसको मनाते भी थे भाई, और साथ में बहुत ही शानदार तरीके से राजा भी तैयार होता था, है ना। ये तो समझ आ गया। अब इसको क्या बोलते हैं, इस स्टेज को क्या बोलते हैं जहां पे राजा बैठा करता था? तो इसको बोलते हैं बच्चे महानवमी डब्बा, महानवमी डिब्बा, ठीक है। यही वो स्टेज है जिसको महानवमी डिब्बा कहते थे। इसमें सिर्फ और सिर्फ त्योहार नहीं मनाया जाता था बल्कि अपनी सेना को दिखाया जाता था। आपने देखा है, आप सब भारत में रहते हो, आपने देखा है ना, भारत में 26 जनवरी की परेड होती है। उस 26 जनवरी की परेड में सबसे ऊपर कौन बैठी होती है? हमारी राष्ट्रपति, हमारे प्रधानमंत्री और कुछ मुख्य नेता। अब वो मुख्य नेता बैठे होते हैं, उनके आगे परेड जा रही होती है, उसके अंदर हम क्या दिखाते हैं? भारत का गौरव, यानी कि भारत की सेना, भारत की शक्ति और भारत की संपत्ति। सेम वही 26 जनवरी परेड वाला पूरा यहाँ पे सीन था कि राजा बैठा होता था महानवमी डब्बे के ऊपर और वहां जा रही होती थी उसकी सेना, और अमर नायक ला रहे होते थे उसके लिए साल के वो गिफ्ट्स जो कि उसने डील करी थी कि मैं तुम्हें भूमि का टुकड़ा दूंगा, उसके बदले में तुम मुझे गिफ्ट्स दोगे। तो जो महानवमी का त्योहार था वो केवल एक त्योहार नहीं था, बल्कि वो विजयनगर साम्राज्य को दर्शाने के लिए कि हम कितने पावरफुल हैं के लिए एक प्रोग्राम था। वहीं पर हम आगे बात करते हैं महिलाओं की। तो भैया महिलाओं की स्थिति तो यहाँ पे बहुत ही अच्छी थी, महिलाओं की स्थिति तो यहाँ पे बहुत ही अच्छी थी, बेस्ट स्थिति थी यहाँ पे महिलाओं की। मतलब आप समझोगे नहीं, राजा जो होता था ना, राजा के चारों और उसके अंगरक्षक पुरुष नहीं होते थे बल्कि विष कन्या आपकी महिलाएं होती थी। महिलाएं यहाँ पे अंगरक्षक, विद्वान और साथ में अकाउंटेंट तक का काम किया करती थी। आप सोच रहे हैं मैं किसकी बात कर रही हूँ? महिलाएं अंगरक्षक हुआ करती थी, राजा के चारों ओर महिलाएं होती थी और उनमें थोड़ा थोड़ा उनमें विष भरा जाता था, यानी कि वो अपने दैनिक जीवन में थोड़ा थोड़ा विष खाती ताकि वो विष कन्या बन पाए। साथ ही अंगरक्षक का ये भी था कि अगर महाराज पर अटैक होता और गलती से महाराज को कुछ हो गया तो सारी महिलाएं अपना त्याग देगी प्राण, क्योंकि वो अंगरक्षक है। तो महिलाओं की स्थिति तो भाई विजयनगर साम्राज्य में बहुत ही अच्छी थी। संपत्ति में अच्छा साम्राज्य, धर्म में अच्छा साम्राज्य, महिलाओं की स्थिति साम्राज्य में अच्छी थी। साम्राज्य पूरी तरीके से हर जगह से अच्छा ही था।
इतना अच्छा साम्राज्य भी नष्ट हो गया, इसके पीछे भी कारण थे। उन्हीं कारणों को हम देखने वाले हैं। इससे पहले हम ये देखेंगे कि साम्राज्य की सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी साम्राज्य की राजधानी हम्पी। अब हम्पी को खोजते हैं आपके कॉलिंग मैकेंजी। कौन खोजते हैं? कॉलिंग मैकेंजी। कब खोजते हैं? आपका 18वीं सदी में। कौन खोजते हैं? कॉलिंग मैकेंजी। ठीक है बच्चे, तो ये कौन थे? ईस्ट इंडिया, कौन थे आपके? ईस्ट इंडिया कंपनी के आपके इंजीनियर थे, जिनको पता चलता है कि भारत के अंदर एक ऐसा साम्राज्य है जो कि दबा हुआ है, पर वो साम्राज्य बहुत ही समृद्ध है। तो ये पहुंच जाता है भाई अपना बोरिया बिस्तर लेके, अपने साथ में अपनी टीम को लेके, और खोजते निकल जाते हैं अपने विजयनगर साम्राज्य को। अब जब ये खोजते हैं तो इन्हें मिलती है हम्पी के खंडर। क्या मिलते हैं? हम्पी के खंडर। अब हम्पी क्या थी? पंपा, आपकी पंपा देवी थी, जो उसके ऊपर आपके कृष्णदेव राय हम्पी की स्थापना करते हैं। ठीक है बच्चे, तो ये हम्पी को खोज निकालते हैं और इसका नक्शा बनाते हैं। ये पहले ऐसे इंजीनियर थे जो पहले नक्शा बनाते हैं फिर खोज करते हैं, इसीलिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं हमारे लिए कॉलिंग मैकेंजी। अब ये खोज करते हैं तो इन्हें क्या मिलता है? इन्हें विरूपाक्ष मंदिर मिलता है, इन्हें पंपा देवी के पुजारी मिलते हैं, उनको मतलब प्रॉपर उन्हें सारी स्मृतियां मिल जाती है कि हाँ भाई ये मंदिर था, इन देवी का था, ये ऐसे था, ये वैसे था। ये मतलब पूरा नक्शा बना देते हैं किसका? विजयनगर साम्राज्य का। बात यहीं पे भी खत्म नहीं होती, ये उनको छापते हैं 1836 में, ये अभिलेखों का संकलन, और 1856 में ये क्या करते हैं? छायाचित्रों का उपयोग करते हैं। 1836 में क्या करते हैं? अभिलेखों का संकलन, कंपाइल करते हैं सब कुछ, जो भी इन्हें देखा सुना यहाँ वहां जो भी मिला विजयनगर के अकॉर्डिंग सबको एक बुक में बना लेते हैं और 1856 में उसे पब्लिश कर देते हैं। कौन करते हैं? आपके कॉलिंग मैकेंजी। तो यानी कि मेरे प्यारे बच्चों, आपको क्या समझ आया कि अगर विजयनगर साम्राज्य के बारे में आता है और पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा इंजीनियर है, कौन सा ऐसा इतिहासकार था जिसने विजयनगर साम्राज्य की खोज में उसका नक्शा बनाने अपना सहयोग दिया, तो आप किसका नाम लोगे? कॉलिंग मैकेंजी का नाम लोगे। क्लियर? अब क्या था आपका कि सिर्फ हम्पी नहीं, साम्राज्य में उससे भी गगनचुंबी इमारतें थी। मतलब भाई क्या चीज था, जब हमें खंडरों से प्यार हो गया तो जब वो खड़ा था तो क्या वो चीज होगा। तो आपका क्या है? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे किलेबंदी हो जाती है साम्राज्य की। किलेबंदी की मतलब साम्राज्य देखो पहले आप, यहाँ पे एक साम्राज्य है, दो नदियां पहले से ही आ रही है साम्राज्य में, पहाड़ है इस साम्राज्य में, बचा कुचा यहाँ पर आपके जंगल हो गए। तो प्रकृति ने जिस साम्राज्य की किलेबंदी खुद से कर रखी है और राजाओं ने वहां पे विशाल ईंटें खड़ी करके इमारतें बना दी, तो वो साम्राज्य की किलेबंदी तो भैया क्या ही होगी। जंगल, आपके वहां पे जंगल हो जाते हैं, वहां पे शहर हो जाता है, विशाल दीवारें हो जाती है, जो कि इस किलेबंदी में चार चांद लगा देती है। बात यहाँ पे भी खत्म नहीं होती, बात आपकी आगे बढ़ती है और शाही केंद्र रह गए भैया। अभी तो शाही केंद्र भी देखने हैं, और तो सिर्फ वो है जो अभी बचा है। जो टूट गए खंडर बन गए वो तो अभी हमने देखे ही नहीं, वो तो अभी तक खोज उसकी जारी है। तो आपके शाही केंद्र में हो जाता है कमल महल। जैसे दिल्ली का लोटस टेम्पल है, वैसे ही विजयनगर साम्राज्य का कमल मंदिर होता है, जो कि इतना मनमोहक होता है, जहां पे राजा रानी रहा करते थे भैया। फिर आपका आगे आ जाता है हाथियों का अस्तबल। सोचो, हाथी रखने के लिए, एक तो हाथी इतना बड़ा, उसके बाद आप बोल रहे हो हाथियों का अस्तबल, तो यानी कि वो कितना बड़ा होगा, जहां पे हाथी सारे रखे जाते होंगे, वो क्या दिखता होगा। तो हमने पहले क्या देखा कि साम्राज्य की किलेबंदी बहुत बढ़िया थी जी। उसके बाद हमने क्या देखा कि वहां पे कमल मंदिर भी था, वहां पे हाथियों का अस्तबल भी था। और कहा तो इतना तक जाता है कि जब मैया सीता को रावण लेके जा रहे थे, तो मैया ने विजयनगर में अपने कंगन छोड़े थे, जहां पर मैया सीता का मंदिर भी बना हुआ है। बात अब आगे जाएगी, अगर हम मंदिरों की बात कर ही रहे हैं तो हम गोपुरम को कैसे भूल सकते हैं। गोपुरम आपका आसमान छूता हुआ मंदिर है भैया।
कि आसमान तो क्या है, मैं तो उसके ऊपर अंतरिक्ष में चला जाऊं, इसका उद्देश्य तो यही था। ठीक है, तो आपका गोपुरम द्रविड़ शैली में बना है। किसमें बना है बच्चे? द्रविड़। अब भैया द्रविड़ क्या होता है? तो द्रविड़ शैली मंदिर बनाने की एक शैली होती है जो कि आपके विमान स्ट्रक्चर पे बना होता है कि नीचे शुरू होगा ऐसे और ऊपर जाके वो ऐसे जोड़ लेगा। तो इसी शैली को द्रविड़ शैली कहते हैं, जिसके अंदर आपका गोपुरम टेम्पल बना हुआ है। ठीक है बच्चे, क्लियर? और गोपुरम टेम्पल छोटा मोटा तो है नहीं, यह आसमान छूता हुआ टेम्पल है, यानी कि बहुत ही ऊंचा टेम्पल है। और पता है इसका काम क्या था? इसको कल्याण मंडप बोलते थे। गोपुरम टेम्पल का सिर्फ एक ही काम था कि यहाँ पर देवताओं के विवाह होते थे। तो देवताओं के विवाह कराने के लिए भैया कितना ऊंचा टेम्पल बनवा दिया विजयनगर साम्राज्य के राजाओं ने, जिसमें एक टेम्पल हमारा गोपुरम। तो हमने क्या देखा? स्थापत्य कैसे था? धर्म से भी जुड़ा था, किलेबंदी से भी जुड़ा था, और साथ में साथ आपके दैनिक चीजें जैसे कि कमल महल या फिर आपका हाथों का अस्तबल भी था। ठीक है बच्चे, तो ये तो आपको पूरा स्थापत्य हो जाता है, जो कि हमने अभी कवर कर लिया है। जिसके तरफ फिर से देखते हैं कि इंपॉर्टेंट क्या है? आपकी किलेबंदी, उसके बाद क्या है आपका कमल मंदिर, हाथी का अस्तबल, और गगन चूमता हुआ क्या है आपका गोपुरम, जो कि भगवान के विवाह के लिए बनाया गया था। आगे देखते हैं, आगे हमें क्या देखना है कि हमने बात करी थी कि एक ऐसा साम्राज्य जिसको देख के विदेशी भी हैरान रह गए। इसके लिए विदेशी को आना भी तो पड़ेगा ना भारत। तो 3 विदेशी भारत आते हैं, जिसके अंदर पहले आपके अब्दुल रजाक हो जाते हैं, जो कि 14 सेंचुरी में भारत आते हैं। कौन से सेंचुरी में भारत आते हैं? आपके 14 सेंचुरी में भारत आते हैं। ये आते कहां से हैं? तो ये भैया आते हैं आपके फारस से। और जब भारत आते हैं तो ये क्या बताते हैं? भारत की किलेबंदी देख के चकाचौंध हो जाते हैं कि भैया इतना महान क्या किलेबंदी है भारत की। उसके बाद बात यहाँ भी खत्म नहीं होती, अगले आपके डोमिंगो पेश आते हैं भारत के अंदर, और इस समय राज चल रहा था आपका कृष्णदेव राय का। तो क्या किस्मत पाई डोमिंगो पेश ने कि आए भी तब जब भारत में कृष्णदेव राय का राज था, और हाथ जोड़े कृष्णदेव राय इनका स्वागत करते हैं और दिखाते हैं अपने शहर की भव्यता को। तो ये बात करते हैं विजयनगर साम्राज्य की विशालता, उसकी समृद्धि, और साथ में कंपेयर करते हैं इटली और रोम को विजयनगर साम्राज्य से। लग गए ना 4 चांद। एक कंपैरिजन हो रहा है, वो भी ऐसे शहरों से जो उस समय के विशालतम शहर थे, वो भी हमारे विजयनगर से। तो हम ये समझ सकते हैं कि विजयनगर कितना ज्यादा समृद्ध था। वहीं पर तीसरे नंबर पर आ जाते हैं आपके फरनाओ नूनिस, जो कि आते हैं आपके अच्युत देव राय के समय पर, और वो बात करते हैं आपकी बाजारों की और सामाजिक प्रथाओं की। फरनाओ नूनिस ये तक कहते हैं कि विजयनगर साम्राज्य हिंदू धर्म पे बना हुआ था, पर इस साम्राज्य के अंदर जो मुस्लिम थे ना, वो भी छाती चौड़ी करके घूमा करते थे। यानी कि साम्राज्य के अंदर आपके धर्म को लेकर कोई भी भेदभाव नहीं था। तो हमने क्या देखा कि भारत के अंदर 3 विदेशी यात्री आते हैं विजयनगर साम्राज्य में। जो पहले अब्दुल रजाक थे, वो बताते हैं किलेबंदी के बारे में, और आपके देवराय सेकंड के टाइम पर आते हैं। दूसरे आपके डोमिंगो पेश थे, जो कि पुर्तगाल से आए थे, वो बताते हैं इस शहर की विशालता के बारे में, और आपके कृष्णदेव राय के समय पर आए थे। तीसरे आपके हो जाते हैं फरनाओ नूनिस, जो कि आपके पुर्तगाल से आए थे, और आपके अच्युत देव राय के टाइम पर आते हैं और बाजारों की भव्यता को बताते हैं। साथ में ये भी बताते हैं कि विजयनगर साम्राज्य धर्मनिरपेक्ष था। आगे देखें तो हमें क्या दिखता है कि एक ऐसा साम्राज्य जो इतना समृद्ध था, उसका पतन हो गया। उसके पतन के पीछे ऐसे क्या कारण थे कि उसका पतन हो जाता है? तो भैया सबसे पहले मैप याद करो। मैप याद करो। मैप में मैंने क्या बताया था? एक बार क्विक रिवीजन करते हैं, मैप देखते हैं। तो भैया मैप में मैंने बताया था आपको कि विजयनगर साम्राज्य था, उसके ऊपर टक्कर देने के लिए बैठे थे बहमनी के सुल्तान, और उसके पूर्व में टक्कर देने के लिए कौन बैठे थे? आपके गजपति। तो यही लोग आपस में करते हैं भैया साजिश, और साजिश हो जाती है इनकी इतनी चरम, इतनी ऊपर इनकी साजिश हो जाती है कि विजयनगर साम्राज्य अपनी पतन की ओर अग्रसर हो जाता है। तो क्या होता है? इसके बहुत सारे कारण होते हैं। इसका पहला कारण होता है कि 1529 में हमारे कृष्णदेव राय की मृत्यु हो जाती है। जब 1529 में कृष्णदेव राय की मृत्यु हो जाती है, तो उसके बाद धोखा देते हैं आपके मंत्री राम राय और बैठ जाते हैं गद्दी पर।
अब भैया राजा अगर गद्दी में बैठता तो उसने दिमाग लगाया और तुम मंत्री हो, तुम्हें क्या पता कि साम्राज्य चलता कैसे है, तो उसने अपनी मंत्री वाली बुद्धि लगाई और साम्राज्य का पतन हो गया। पर सबसे इंपॉर्टेंट कार्य था आपके बहमनी के सुल्तान। उन्होंने क्या करा कि 1565 में आपका तालीकोटा या फिर आप इसको राक्षसी तांडव युद्ध भी कह सकते हैं कि भाई राक्षसों ने तांडव मचा दिया। इतना खतरनाक युद्ध हुआ कि एक साम्राज्य जो फल फूल रहा था, अपने चरम सीमा पर था, जिसकी आपके स्थापत्य कला गगन चूम रही थी, वो नष्ट हो गया और पूरा का पूरा साम्राज्य जल गया और बिखर गया। यानी कि राक्षसी तांडव युद्ध ने सच में तांडव कर दिया। अभी हुआ किसके बीच था? तो एक तरफ था विजयनगर साम्राज्य था और दूसरी तरफ आपके बहमनी के सुल्तान थे, और वो अकेले नहीं थे, वो अपने साथ बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा सबकी सेना को साथ में ले आते हैं और बहुत ही तगड़ा यहाँ पे युद्ध होता है और विजयनगर साम्राज्य अब बिखर जाता है और उसका पतन हो जाता है 1565 में। विजयनगर का पतन हो जाता है। ठीक है बच्चे, अब क्या था कि इसका परिणाम क्या हुआ? सबसे पहले जब पतन हो गया तो साम्राज्य खत्म। तो इसका परिणाम क्या था कि भाई बेरहमी से मंदिर को लूट लिया जाता है, बेरहमी से पूरा शहर तोड़ दिया जाता है, मूर्तियों को चुरा लिया जाता है, उन्हें तोड़ दिया जाता है, बात पूरा का पूरा विजयनगर आपका उजड़ जाता है। तो ये तो थी पूरी कहानी आपके विजयनगर साम्राज्य की, कैसे विजयनगर साम्राज्य उत्पन्न हुआ, पतन की ओर चला गया। और अब हम देखने वाले हैं चैप्टर से रिलेटेड कुछ मजेदार क्वेश्चन। आइए शुरू करते हैं। तो बच्चे पहला क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब होती है? तो मैं देती हूँ आपको एक हिंट कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना होती है 13वीं शताब्दी में। अब आपके दो क्वेश्चन तो अपने आप ही एलिमिनेट हो गए। अब आपको बताना है कि 1320 में हुई थी या फिर 1336 में हुई थी। देखो हमें पता है क्लास रिकॉर्डेड होने वाली है, पर मेरे बच्चे इतने प्यारे हैं कि वो क्लास को पॉज करेंगे और बिल्कुल ईमानदारी के साथ सारे आंसर देंगे। तो यहीं पे सही आंसर आपका हो जाता है 1336 में, कि 1336 में दो भाई हरिहर और बुक्का विजयनगर साम्राज्य की स्थापना करते हैं और प्रेरणा का स्रोत होता है उनके संत विद्यारण्य, जो उन्हें बोलते हैं कि भाई तू कर लेगा, तू खड़ा कर लेगा साम्राज्य, वो कर लेते हैं। और वही साम्राज्य का उद्देश्य क्या था कि उनके साम्राज्य का उद्देश्य था सीमा का विस्तार करना। और सबसे इंपॉर्टेंट बात बच्चे, विजयनगर यानी विजय का नगर। अब हम करते हैं सेकंड क्वेश्चन, जो बोल रहा है कि हम्पी क्या थी? तो हम्पी थी विजयनगर साम्राज्य की राजधानी। और क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हम्पी की उत्पत्ति किन कारणों से हुई? ऐसे क्या कारण थे जो हम्पी की उत्पत्ति करवाते हैं? क्या इसके पीछे कोई नदी थी, या कोई राजा, या फिर स्थानीय मात्र देवी पंपा देवी, या फिर कोई विशेष फूल? तो नाम से समझ आ रहा है हम्पी और पंपा, यानी कि आपका सही आंसर है स्थानीय मात्र देवी पंपा देवी के नाम पर ही आपका हम्पी राजधानी बनती है। आइए देखते हैं। तो हम्पी बेसिकली कहाँ था? यहाँ था आपका विजयनगर एम्पायर, और विजयनगर एम्पायर के ठीक ऊपर थी आपकी हम्पी। विजयनगर एम्पायर के ठीक ऊपर थी आपकी हम्पी, जो कि स्थानीय मात्र देवी पंपा देवी के नाम पे रखी गई थी, जिनका नाम जुड़ा हुआ था आपके विरूपाक्ष यानी कि भगवान शिव से, जो विजयनगर साम्राज्य के शासक अपना वंशज बताया करते थे। तो यही तो बात थी आपकी कि स्थानीय मात्र देवी के नाम पर, पंपा देवी के नाम पे हम्पी का नाम रखा गया, जो कि विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। क्वेश्चन क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट और मजेदार। आपका एक क्वेश्चन कराएगा आपके दो कॉन्सेप्ट क्लियर, एक क्वेश्चन दो कॉन्सेप्ट क्लियर कराएगा। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका कि सबसे विशाल, सबसे महान शासक कृष्णदेव राय थे जी, कॉन्सेप्ट 1। अब बोल रहा है कि किस वंश से थे, कॉन्सेप्ट 2। क्या वो संगम वंश था, क्या वो सुलभ वंश था, या तुलुभ वंश था, या आपका आर्यवीडु वंश था? संगम, तुलुभ, सुलभ, आर्यवीडु, इनमें से कौन से वंश थे आपके कृष्णदेव राय आते थे? तो सही आंसर क्या है? सही आंसर है आपका बच्चे तुलुभ वंश। तुलुभ वंश से ही आपके कृष्णदेव राय आते थे। आइए देखते हैं। 4 वंश थे,
संगम, सुलभ, तुलभ, आर्यवीडु, जिसके अंदर संगम इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये स्थापक वंश था, और दूसरा आपका तुलभ वंश हो जाता है क्योंकि ये आपके एसोसिएट था कृष्णदेव राय से। और कृष्णदेव राय कौन थे? सबसे महान राजा। और सबसे महान राजा क्यों थे? क्योंकि उन्होंने भौगोलिक विस्तार करा, उन्होंने वास्तुकला पे ध्यान दिया और आंतरिक शांति बनाए रखी। आप सोचे कि जो साउथ में आपके कृष्णदेव राय थे वही सेम काम नॉर्थ में आपके चंड अशोक कर रहे थे। तो जो आपकी इमेज अशोक के लिए बनी हुई थी ना, वही सेम इमेज आप बना लीजिए आप कृष्णदेव राय के लिए, क्योंकि ये भी एक महान राजा थे। इसी बात पे फोर्थ क्वेश्चन पर आते हैं, जो आपसे क्या बोल रहा है कि अमरनायक प्रणाली क्या थी? क्या थी आपकी अमरनायक प्रणाली, जो कि साम्राज्य की रीढ़ की हड्डी की तरह काम करती थी? और ये अमरनायक थे कौन? तो भैया, क्या ये मंदिर के पुजारी थे? नहीं। क्या ये घोड़ों के व्यापार करने वाले थे? नहीं। क्या ये शाही दरबारी के खगोल शास्त्री थे? बिल्कुल भी नहीं। तो सही आंसर क्या हो जाता है भैया? ये तो सैन्य कमांडर थे। ये कौन थे? सैन्य कमांडर थे, जिनको राजा एक भूमि का टुकड़ा देता था और क्या कहता था? ये भूमि का टुकड़ा तुम्हारा है और तुम्हें क्या करना है? इसके ऊपर खेती करो, किसानी करो, व्यापार करो, तुम्हें जो करना है करो, बस साल में एक बार मुझे उपहार दो। सेम आपका इस कॉन्सेप्ट को डिटेल में देखेंगे कि सबसे पहले राजा ने क्या दिया? भूमि। क्या दी राजा ने? भूमि। किसको दी राजा ने? अमरनायक यानी कि सेनापति को। उसके बाद राजा ने क्या बोला कि इस भूमि का तुम कुछ भी करो, इसके जो टैक्स वगैरह होते हैं वो तुम ही लो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। उसके बाद राजा क्या बोलता है? तुम्हें इसको जैसे यूज करना है तुम उसको वैसे यूज करो, पर तुम्हारी ड्यूटी क्या है कि जब भी मुझे जरूरत होगी तो तुम मुझको सैन्य मदद दोगे, जब भी मुझे जरूरत होगी तो तुम मुझको सैन्य मदद दोगे। उसके साथ साथ साल में एक बार जब आपका महानवमी का त्योहार होता है तो आप मुझे गिफ्ट दोगे। ठीक है बच्चे? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? आपको पूछ रहा है आपसे किलेबंदी के बारे में। किसके बारे में? किलेबंदी, जो कि विजयनगर साम्राज्य का एक महत्वपूर्ण विशेषता थी। तो क्या बोल रहे हैं बच्चे यहाँ पे कि विजयनगर की किलेबंदी की सबसे अनूठी विशेषता क्या थी? क्विकली सारे क्वेश्चंस देखो, आप देखो कि क्या क्या ऑप्शन है। किलेबंदी, क्या संगमरमर की दीवारें थी इसलिए? नहीं। क्या पानी के नीचे गुप्त मार्ग था? तो ऐसा तो पूरे चैप्टर में ही हमने कहीं नहीं पढ़ा। या फिर आपके शहर में किसी भी प्रवेश द्वार का ना होना? ये तो लॉजिक ही नहीं बन रहा। प्रवेश द्वार होगा तभी तो शहर होगा। तो सही आंसर क्या है आपका कि कृषि क्षेत्रों की दीवारों के भीतर घेरना, यानी कि कृषि इतनी इंपॉर्टेंट थी, कृषि क्षेत्र इतने इंपॉर्टेंट थे कि इनको चारों ओर से दीवारों से घेर रखा था, इसीलिए किलेबंदी यहाँ पे विशेष है। समझ आया यहाँ तक? अब क्या है कि शहर हो गए, जंगल हो गए, हर चीज की किलेबंदी थी, पर सबसे इंपॉर्टेंट किलेबंदी आपकी कृषि क्षेत्रों की होती थी। अब क्या है कि इससे फायदा क्या था? पहला फायदा कि अकाल से बचाव हो जाता था। किलेबंदी है तो हमारी कृषि, हमारा पानी हम तक ही रहेगा, तो जब भी अकाल पड़ेगा तो हम उस रिसोर्सेज को यूज कर सकते हैं। सेकंड, हम आत्मनिर्भर बन गए और हमने कमलापुरम नामक ऐसे छोटे छोटे जलाशय बनाए जो कि हमको सपोर्ट करेंगे। ठीक है बच्चे, यहाँ तक क्लियर हुआ? आपको समझ आया कृषि के बारे में? अगला देखते हैं कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है अगला। वो है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये विजयनगर साम्राज्य के सबसे इंपॉर्टेंट त्योहार महानवमी डिब्बे के बारे में बात करता है। ये क्या बोल रहा है कि विजयनगर साम्राज्य में महानवमी डिब्बा का प्राथमिक उद्देश्य क्या था? तो इसका आंसर तो बहुत ही आसान है। एक बार देखें सारे ऑप्शन, क्या समझ आ रहा है आपको? पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका कि आपातकाल के लिए विशाल अनाज भंडार, तो महानवमी डिब्बा जो कि उत्सवों में काम आता है, आपातकाल से तो जोड़ ही नहीं रहे। सेकंड क्या बोल रहा है? क्या ये राजा की शक्ति और सेना को दिखाता है? थर्ड क्या बोल रहा है? क्या ये ग्रह की गतियों को दिखाता है? अरे नहीं भैया, वैधशाला ग्रह की गति देखने के लिए हम इतना बड़ा महानवमी डब्बा थोड़ी ना बना देंगे जो सोने जवाहरात से जड़ा हुआ है। उसके बाद ये क्या बोल रहा है कि पूर्व राजाओं का शाही मकबरा तो मैच ही नहीं हो रहा। तो सही आंसर क्या है आपका कि राजा की शक्ति, सेना और संपत्ति का
आपका प्रचार, कि मतलब राजा की सेना और संपत्ति को दिखाया जा रहा है, वहां पे प्रदर्शन किया जा रहा है। तो सही आंसर आपका हो जाएगा बी, कि राजा की शक्ति, सेना और संपत्ति का सार्वजनिक प्रदर्शन, सेम एज 26 जनवरी की परेड, जहां पे राष्ट्रपति ऊपर बैठा होता है और नीचे परेड चल रही होती है और हम भारत का गौरव देखते हैं और हम गर्व करते हैं अपने भारत पर कि हमारा भारत कितना महान है। सेम विजयनगर साम्राज्य के राजा महानवी डब्बे के ऊपर बैठा करते थे और नीचे जा रहे होते थे सैन्य कमांडर अपनी सेना को लेकर, अपने अरब यात्री अपने घोड़ों को लेकर, और वहीं पर जा रहे होते थे आपके उपहार जो अमर नायक लेकर आए हैं राजा के लिए। तो भैया ये तो हो गया आपका महानवी डब्बा, जो कि राजकीय उत्सव यानी कि आपकी नवरात्रि में यहाँ पर इकट्ठे होते थे। किसके लिए होते थे बच्चे? नवरात्रि। नवरात्रि का त्योहार किसके लिए होता है? माँ दुर्गा के लिए। कितने दिनों के लिए होता है? तो भैया आपका 9 दिन के लिए होता है। इसमें क्या होता था कि विशाल मंच, महानवी डब्बे के ऊपर राजा बैठा करता था और प्रतिनिधित्व करता था पूरे साम्राज्य का और दिखाता था कि मैं कितना स्ट्रांग हूं। वहीं पर यहाँ पे शक्ति का प्रदर्शन होता था, आपके लिए उपहार और सैन्य शक्ति को दिखाया जाता था। तो यही था आपका महानवी डिब्बा, जो कि नवरात्रि के 9 दिनों के बीच में लगाया जाता था। और अब्दुल रजाक, डोमिंगो पेस, यहाँ तक कि आपके फर्नाओ नूनिस, सभी इसके बारे में अपनी किताब में कहीं ना कहीं जरूर लिखते हैं और चकाचौंध रह जाते हैं साम्राज्य की समृद्धि को देखकर। और वहीं आपका 7वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है? किस पुर्तगाली यात्री ने विजयनगर की विशालता की तुलना करी थी इटली और रोम से? स्पेशली वो कहां से आया होगा? वो इटली और रोम के एरिया के आसपास से आया होगा, तभी वो आपकी तुलना कर रहा है विजयनगर साम्राज्य के इटली और रोम से। तो आपका क्या वो अब्दुल रजाक था? नहीं। क्या वो फर्नाओ नूनिस था? डोमिंगो पेस था? इब्न बतूता था? तो भैया इब्न बतूता भी नहीं था। आपके 2 ऑप्शन यहाँ पर हो जाते हैं और आपको इन दोनों ऑप्शन में से किसी एक को चुनना है। तो सही ऑप्शन आपका क्या है यहाँ पे बच्चे? डोमिंगो पेस। डोमिंगो पेस ही पुर्तगाल से आता है और किस बारे में बात करता है कि पुर्तगाल के सबसे शाही शहर इटली और रोम की तुलना विजयनगर से करता है और ये भी कहता है कि विजयनगर फिर भी ज्यादा समृद्ध है आपका इटली और रोम से। तो वहीं पर हम अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, जो क्या बात कर रहा है, ये भी हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर हो जाता है, क्योंकि ये बात कर रहा है एक ऐसी इमारत की जो कि गगन चूमती है। विजयनगर की राजधानी मंदिर वास्तुकला में शामिल की गई सबसे प्रमुख और आसमान छूती इमारत कौन सी थी? क्या वो बुद्ध स्तूप थे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि बुद्ध स्तूप जैसा तो हमको वहां पे कुछ देखने को नहीं मिला। तो आपके 3 ऑप्शन बचते हैं कि क्या वो गोपुरम था या फिर आपका गुबंद था। तो गुबंद भी नहीं हो सकता, एक गुबंद जो पहले से ही पैक्ड है वो आसमान कैसे छुएगा। वहीं पर संगमरमर की मीनारें, तो हमें ऐसा भी कुछ देखने को नहीं मिला जो संगमरमर से बना हो और आसमान चूम रहा हो। तो हमें सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे एक चीज मिलती है, वो है आपका गोपुरम, यानी कि आपका प्रवेश द्वार, जो कि कुछ ऐसा दिखता था और आपका आसमान छूता था। और उसका एक ही काम था कि यहाँ पर होती थी भैया देवताओं की शादियां। तो विशाल गोपुरम इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। अब गोपुरम का क्या काम था कि सबसे पहले तो भैया ये आसमान छूता था, ये बहुत ही ऊंचा था, ये द्रविड़ शैली में बना था। कौन सी शैली में बना था? आपकी द्रविड़ शैली के अंदर ये आपका बना हुआ था। उसके बाद हमने क्या देखा इसके अंदर कि ये साम्राज्यवादी प्रतीक था, यानी कि इतना बड़ा, इतने ज्यादा इसमें स्टोन्स लगे थे कि ये दिखा रहा था कि साम्राज्य कितना विशाल है और कितनी विशाल है शक्ति आपके विजयनगर साम्राज्य के राजाओं की। यहीं पे हम अगले क्वेश्चन पर आते हैं और ये भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये ले जाता है आपको साम्राज्य के पतन की ओर। और साम्राज्य के पतन का कारण पूछते हुए क्या बोलता है कि राक्षसी टांडी या फिर आपका तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? तो 15वीं सेंचुरी में हुआ था। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1565। फ्लो में आंसर ही बता दिया। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1565। यहाँ पर 1565 के अंदर इतना भयंकर राक्षसी टांडी युद्ध होता है कि लोग कहते हैं कि राक्षसों ने तो यहाँ पर आके तांडव ही मचा दिया। ठीक है बच्चे, तो क्या होते हैं इसके कॉजेस क्या होते हैं? सबसे पहला
राम राय ऐसा राजा बनता है जिसको राजा बनना ही नहीं चाहिए था, उसमें इतनी बुद्धि ही नहीं थी कि साम्राज्य चलता कैसे है, बस होड़बाजी में वो राजा बन जाता है और साम्राज्य को डुबा ले जाता है। पर इसका मुख्य कारण क्या था? आपके बहमनी के सुल्तान, बहमनी के सुल्तान इसके मुख्य कारण थे। क्योंकि अगर हम मैप को देखें तो उत्तर की ओर जब हम जाएंगे मैप के अंदर तो हमें बहमनी साम्राज्य मिलेगा, जो कि बीदर, गोलकुंडा, आपका खानदेश, बरार जैसे राज्यों से मिलकर बना है। और ये सब तो बस ताक में ही बैठे थे कि कब कृष्णदेवराय की मृत्यु होगी और हम जाके विजयनगर को अपना साम्राज्य स्थापित करेंगे और उसको तहस नहस कर देंगे। तो यही वो करते हैं और आखिरी में क्या हो जाता है? पूरा शहर, पूरा आपका विजयनगर साम्राज्य लुट पुट जाता है और यहीं पे हो जाता है उसका पतन। अब हम देखते हैं आपका लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है? सबसे इंपॉर्टेंट यहां पर वो किसके बारे में बात कर रहा है कि ऐसा कौन सा पुर्तगाली या फिर आपका ऐसा कौन सा अभिलेखागार, आपका ऐसा कौन सा इंजीनियर था जिसने 18वीं शताब्दी के अंदर हम्पी के खंडरों से ये पता लगाया कि यहाँ पे विजयनगर साम्राज्य जैसा कोई विशाल साम्राज्य था। तो 18वीं ईस्वी में हम्पी के खंडरों की खोज कर दुनिया के सामने लाने का श्रेय किसे जाता है? कौन था वो इतना महानतम? कौन था वो? तो उसका नाम क्या था आपके बच्चे? उसका नाम था आपका कॉलिंग मैकेंजी। कॉलिंग मैकेंजी ही आपका वो इंजीनियर था, जो पुरातात्विक था, जो भारत को लेकर आता है दुनिया के सामने और बताता है कि भारत के अंदर इतना विशाल साम्राज्य था जो कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का पार्ट बनता है। तो ये तो भैया आप कॉलिंग मैकेंजी हो गए और इनके साथ इनके पुरातात्विक की पूरी टीम हो गई जिन्होंने खोज करी आपके हम्पी की, यानी कि विजयनगर केवल एक साम्राज्य ही नहीं बल्कि दक्षिण भारत का गौरव है, ये स्थापित किया। तो भैया यहाँ पे तो हमारा चैप्टर खत्म हो जाता है, पर एक बार क्विक रिवीजन करेंगे और क्विक रिवीजन में क्या देखा कि विजयनगर साम्राज्य की उत्पत्ति कैसे होती है, कैसे कृष्णदेवराय उसको अपने चरम पर लाते हैं और कैसे उसमें हेल्प करते हैं आपके अमर नायक, और अंतिम में कुछ शासक और कुछ दुश्मनों की वजह से तालीकोटा का युद्ध होता है और विजयनगर का पतन हो जाता है। पर अभी भी विजयनगर वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर एक इंपॉर्टेंट साइट और भारत को गौरवान्वित कर रहा है। क्लास अभी भी खत्म नहीं हुई है, अच्छा कर रही हूँ खत्म, बस एक होमवर्क लेके जाओ। आपके 5 क्वेश्चन है जिसके अंदर आपको कोई 2 क्वेश्चन करने हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि अमर नायक प्रणाली के बारे में आपको बताना है। दूसरा क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा है कि विजयनगर साम्राज्य की किलेबंदी के बारे में बताओ, या फिर तीसरा क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि महानवी डिब्बे के बारे में बताओ, और चौथा क्वेश्चन आपका कॉलिंग मैकेंजी के बारे में बताने के लिए कह रहा है, और लास्ट क्वेश्चन आपका तालीकोटा यानी कि राक्षसी तांडी युद्ध जिसकी वजह से विजयनगर साम्राज्य का पतन हो गया उसके बारे में बताने के लिए कह रहा है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो या अपनी कॉपी में लिख लो, और आपको क्या करना है, इनमें से किसी 2 का आंसर कमेंट सेक्शन में लिखना है। पूरी की पूरी पीपीटी में कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी, फिर भी आपका कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सीटी एल्बम हमेशा आपको स्वागत करने के लिए यहीं खड़ी रहेगी। जय हिंद।